आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक शाम हम तीन दोस्त, मैं, अजय और विकास, हम रोज की तरह ही गोपाल काका के चाय की दुकान पर बैठकर बात कर रहे थे कि तभी बातों ही बातों में अजय ने कहा, अरे यार, सच में भूत होते हैं क्या? अजय की इस बात को सुनकर विकास जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर मैंने विकास से कहा, अरे यार, ऐसे हंसकर हमें किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो मैंने पीछे पलटकर देखा तो पीछे राकेश भैया थे। राकेश भैया उम्र में हमसे बड़े जरूर थे, मगर कभी कभी हमारे साथ बैठकर ही गप्पे लड़ाया करते थे। खैर, राकेश भैया ने एक चेयर खींची और हमारे साथ बैठ गए। पहले तो कुछ देर तक उन्होंने हमारी बातें सुनी और फिर चाय की एक चुस्की लेते हुए बोले, मैंने देखा है भूत। उनके मुंह से ये बात सुनकर पहले तो हम तीनों चुप हो गए। फिर विकास ने कहा, कहाँ और कब? हमें भी थोड़ा बताइए। जिस पर राकेश भैया ने बताना शुरू किया। एक दिन मैं अपने घर पर बैठा हुआ था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने जब फ़ोन उठाया तो पता चला कि मेरे मामा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मानो एक पल को मैं बेहोश सा होने लगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी, तो तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। तो अचानक उनको क्या हो गया? कारण पूछने पर पता चला कि कल रात उनको हार्ट अटैक आया था और उसी कारण बस उनकी मौत हो गई। मैं उस दुख भरी खबर को अपनी माँ को ना बोलकर पापा को कॉल किया और उन्हें सारी बात बता दी, जिस पर पापा ने कहा, बेटा, मम्मी को अभी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तू अभी वहाँ के लिए निकल, मैं तेरी मम्मी को लेकर दूसरी ट्रेन से आता हूँ। दरअसल मेरे पापा अपने ऑफिस के चलते 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं और मेरी मम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, और ऐसे में अचानक ही उनको सब कुछ बता देना ठीक नहीं होगा, जिस कारण मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और एक बहाना करके मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ा। मैं जब घर से निकला तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3 बजे का। घर से निकलकर मैं सीधे नज़दीकी रेलवे स्टेशन गया, जहां मुझे पता चला कि मामा के घर जाने वाली एक ट्रेन शाम 4 बजे है, जो मुझे रात के 9 बजे तक मामा घर के स्टेशन पर उतार देगी। लिहाजा मैंने और सोच विचार ना करके उसी ट्रेन का टिकट कटवा लिया और प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे बस मेरे दिमाग में मामा जी का ही चेहरा और उनकी कही गई बातें ही दौड़ रही थीं। और ऐसा हो भी क्यों ना, मामा जी के मैं काफ़ी करीब था। करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के लगते ही मैं भी एक सीट पकड़कर बैठ गया, जिसके बाद तकरीबन 10 मिनट तक ट्रेन ने मुसाफिरों का इंतज़ार किया और फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगी। ट्रेन में मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। मैं इतना दुखी था कि ना तो मुझे जल्दी पहुंचने की हड़बड़ थी और ना ही लेट पहुंचने का गम। मगर ट्रेन ठीक 1 घंटा लेट, यानी रात के 10 बजे मामा घर के स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से उतरते ही वहाँ का नज़ारा देखकर मैं थोड़ा सहम गया, क्योंकि वो स्टेशन पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही मेरे अलावा और कोई भी मुसाफिर स्टेशन पर नहीं उतरा था। मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे उस घने अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। मैं चलकर स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर भी उसी तरह का अंधेरा
और सन्नाटे ने अपना डेरा जमाया हुआ था। जिसके बाद मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार ये तो एक गांव का ही इलाका है और मैं पहली बार रात वाली ट्रेन से आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। स्टेशन से मामा जी का घर करीब 7 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहां पहुंचने के लिए हर बार की तरह ही इस बार भी किसी सवारी की ज़रूरत पड़ने वाली थी। इसलिए मैं इधर उधर कोई रिक्शा ढूंढने लगा, मगर उस सुनसान रास्ते पर जहां तलक मेरी नज़र जा रही थी वहां तलक इंसान तो दूर, कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। उस सुनसान रास्ते को देखते ही मैं समझ गया कि मुझे कोई सवारी मिलने से रही, इसलिए मैं पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। पूरे रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया चांद से आ रही धुंधली रोशनी थी, जिसके सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा इस कदर छाया हुआ था कि मेरे चलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं कुछ दूर बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे 3 लड़के बैठकर रोते हुए दिखे। उन तीनों को एक साथ बैठकर रोता हुआ देख मैं थोड़ा सहम गया कि भला ये तीनों लड़के इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर एक साथ बैठकर क्यों रो रहे हैं। खैर, पहले पहले तो मैंने सोचा कि मैं इन तीनों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता हूँ, मगर पता नहीं क्यों मैं उनके रोने की आवाज़ को सुनकर उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाया और सीधे उनके पास जाकर उनसे कहा, क्या हो भाई, आप तीनों रो क्यों रहे हैं? मेरे पूछने पर कुछ देर तो वो तीनों चुपचाप थे। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मेरा एक दोस्त नदी में डूब गया है। उस लड़के की बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि भला जब इनका एक दोस्त नदी में डूब गया तो ये तीनों उसे बचाने के बजाय यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हैं। साथ ही मैंने एक बात पर गौर किया कि उन तीनों का शरीर पूरी तरह से भींगा हुआ था और साथ ही उनका शरीर काफ़ी फूला हुआ भी था। अब मुझे थोड़ी सी बेचैनी महसूस होने लगी थी, जिस कारण मैं उनके साथ ना जाकर घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो तीनों मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए और मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। दरअसल वो तीनों ठीक मेरे पीछे ही थे, मगर अब उनका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उन तीनों का पूरा शरीर फूलकर सफ़ेद पड़ चुका था और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। डर के मारे मेरे पैर इतने कांप रहे थे कि मैं दौड़कर भाग तलक नहीं पा रहा था। किसी तरह से मैं हिम्मत जुटाकर भागना चाहा, मगर मेरे कांपते कदमों के कारण मैं वहीं पर लड़खड़ाकर गिर गया, जिसके बाद वो तीनों मुझे घसीटते हुए जंगल के अंदर नदी की तरफ ले जाने लगे। मैं उन तीनों भूतों के आगे बेबस एक लाश की तरह घसीटता चला जा रहा था। कुछ दूर घसीटने के बाद वो लोग मुझे नदी के किनारे ले आए। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और वो भूत अब मुझे नदी में डुबाने ही वाले थे कि तभी अचानक ही वहाँ पर एक काली सी परछाई आ गई, जिसे देखकर वो तीनों भूत हवा में धुआं हो गए। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने सरपट घर की तरफ दौड़ लगा दी और अपने पैरों को सीधे घर पर ही रोका। फिर मुझे पता चला कि आज से कुछ दिन पहले 3 दोस्त उस नदी में नहाने गए थे। तभी किसी कारणवश उन तीनों की उस नदी में डूबकर मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्मा कभी कभी नदी के किनारे तो कभी उस रास्ते पर भटकती रहती है। मगर वो काली परछाई किसकी थी जिसने मेरी मदद की? कहीं वो काली परछाई मामा जी की तो नहीं थी? अगर हाँ,
तो आज उन्हीं के कारण मैं जिंदा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ट्रेन से उतरकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं गलती से किसी और जगह तो नहीं उतर गया, क्योंकि दूर दूर तक मुझे ना तो आदमी दिख रहा था और ना ही किसी तरह के पेड़ पौधे। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र स्टेशन पर लगे एक बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा था घूम घूम स्टेशन। ये देखकर मुझे काफ़ी राहत मिली। दरअसल मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मेरे मामा यहाँ पर स्टेशन मास्टर हैं और करीब 6 सालों से उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। अभी मैं अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई जो कि मुझे घूर घूर कर देखे जा रहा था, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, स्टेशन मास्टर अरुण का ट्रांसफ़र हो गया है क्या इस स्टेशन से? जिस पर उस आदमी ने कहा, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? इस पर मैंने कहा, मैं कलकत्ता से आया हूँ। स्टेशन मास्टर अरुण मेरे मामा हैं। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, अरे मोहन, मैं तुम्हें तो पहचान ही नहीं पाया, कितना बड़ा हो गया है तू। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि यही मेरे मामा हैं। मैं मामा के साथ उनके क्वार्टर में आ गया। उनका क्वार्टर स्टेशन के बगल में ही था। क्वार्टर पहुंचकर मामा ने मुझे अपने सहयोगी विक्रम से भी मिलाया, जो काम में मामा की काफ़ी मदद करते थे। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि ठीक इस तरह पूरे जगह पर मामा और विक्रम के अलावा और कोई नहीं था। बस एक छोटा सा गांव था, वो भी 10 मील दूर। खैर, मामा ने मुझे हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने को कहा। मैं भी उनकी बात मानकर हाथ मुंह धोने बाहर निकला तो मेरी नज़र क्वार्टर के बाउंड्री पर बैठे एक बच्चे पर गई, जो मुझे इशारा करके अपनी ओर बुला रहा था। अभी मैं उस बच्चे की ओर थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से मेरे मामा ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे कहा, अरे मोहन, कहाँ जा रहा है तू? जिस पर मैंने उस ओर इशारा किया जिधर वो लड़का बैठा हुआ था। मगर जैसे ही मैंने उस ओर देखा तो वो बच्चा वहाँ से गायब था। जिसके बाद मामा ने मुझे क्वार्टर के अंदर ले आए और मुझसे कहा, मोहन, एक बात बता रहा हूँ, सुन। ये जो घूम घूम स्टेशन है ना, ये बहुत अलग है। यहाँ तुम्हें बहुत कुछ दिखेगा, मगर अपना दिमाग ठीक रखना। आगे मामा ने बताया। वो बच्चा कौन था पता है? मुझसे पहले जो स्टेशन मास्टर थे ना, उनका छोटा बेटा था। वो आज से 10 साल पहले इसी स्टेशन में खेलते हुए ट्रेन से कटकर मर गया था। ये सुनकर मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया कि मैंने वो बच्चा नहीं बल्कि उसका भूत देखा था। मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। अभी हम बात कर ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र खिड़की पर गई, जहाँ वही बच्चा एकटक हम दोनों को घूरे जा रहा था। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था कि तभी मामा दौड़कर खिड़की के पास गए और उस बच्चे पर चिल्लाने लगे। मामा के चिल्लाते ही वो बच्चा हवा में धुआं हो गया। ये सब देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे अगर पहले से पता रहता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। खैर, मामा ने चाय बनाया और हम दोनों चाय पीने लगे। अभी हम चाय पी ही रहे थे कि तभी मामा ने कहा, इस स्टेशन पर कई गाड़ियाँ आएंगी, मगर उनमें से कुछ गाड़ियाँ सच की होंगी तो कई गाड़ियाँ भूतियाँ, जिनमें ड्राइवर से लेकर पैसेंजर तक सब भूतिया होंगे। इसलिए तुम जब स्टेशन से उतरे ना, तो मैं तुम्हें इतनी गौर से देख रहा था। अगर कोई भूत होता तो ऐसा थप्पड़ मारता कि याद रखता। ये सुनकर मैं और सहम गया
जिस पर मामा ने मेरे पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे टेंशन मत ले, मैं तुझे थोड़ा थप्पड़ मारता। मैं जब से आया था मामा ने मुझे पहली बार टच किया तो मामा का हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी भी जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा हो ही नहीं सकता है। अंदर ही अंदर मैंने हिम्मत जुटाया और मन ही मन में कहा कि अब तक यहाँ आ ही गया हूँ तो ऐसे ही नहीं मरूंगा, भूतों से लड़कर ही मरूंगा। ये तय करके मैंने रात का खाना खाया और मामा के बगल में ही सो गया। 48 घंटे के सफ़र में मैं काफ़ी थक गया था तो बिस्तर पर गिरते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो गई थी और अपने आप को जिंदा पाकर मैं काफ़ी खुश था। अब मेरा डर भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। एक बात तो मुझे पता थी कि मामा का हमारे अलावा कोई नहीं है और ना ही उन्होंने आज तक शादी की है। अगर मामा की किसी कारण से मौत हो जाती है तो सबसे पहले हमें ही खबर मिलेगी। तो मेरे मामा सच में अभी तक जिंदा हैं। खैर, किसी तरह से मैंने उस वीरान से स्टेशन में दिन पार किया और शाम विक्रम के साथ टहलने निकल गया। टहलते टहलते हम लोग एक छोटी सी नदी के पास आ गए थे जहाँ काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो मैं उस नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया और विक्रम से बातें करने लगा। बात करते करते कब शाम की हल्की रोशनी अंधेरे में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। जिस पर विक्रम ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, अंधेरे में यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। जिस पर मैंने विक्रम से कहा, क्यों, यहाँ पर भी भूत है क्या? और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इस पर विक्रम ने कहा, हाँ, वो नदी के उस पार एक चुड़ैल है जो लोगों को मार देती है। विक्रम की ये बात मुझे मजाक लगी और मैं वहाँ से जाने को नहीं माना। अभी हम बैठे ही थे कि तभी नदी के उस पार से एक औरत की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि किसी भी इंसान की हो नहीं सकती थी। उस आवाज़ को सुनकर विक्रम ने दौड़ लगा दिया। मैं भी भागने के लिए उठा मगर मेरा पैर जम सा गया था। मैं हिल तलक नहीं पा रहा था और वो चुड़ैल हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ बढ़े आ रही थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ और उसके पैर उल्टे थे। मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं एक झोपड़ी में सोया हुआ था और एक साधु बाबा मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। फिर उन बाबा ने बताया कि मैं उन्हें नदी के किनारे बेहोश मिला था और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस चुड़ैल ने मुझे मारा नहीं। जिस पर मैंने उस बाबा से कहा, बाबा, मुझे स्टेशन तक छोड़ दीजिए, मेरे मामा बहुत चिंता करते होंगे। जिस पर बाबा काफ़ी हैरान हो गए और मुझसे कहा, कौन स्टेशन और कौन है तुम्हारा मामा? जिस पर मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, घूम घूम स्टेशन, और वहाँ के स्टेशन मास्टर अरुण मेरे मामा है। जिस पर वो बाबा मुझे काफ़ी गौर से देखने लगे और हैरानगी भरी आवाज़ में कहा, अरे बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? घूम घूम स्टेशन करीब 6 सालों से बंद पड़ा है। जिस पर मैंने बाबा से कहा, मगर ये कैसे हो सकता है? मैं कल ही वहाँ पर था और घूम घूम स्टेशन का टिकट कटवा कर ही आया हूँ। इस पर बाबा जोर जोर से हंसने लगे और कहा, तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई है। घूम घूम स्टेशन बंद हो जाने के कारण अगर कोई भी वहाँ का टिकट मांगता है तो उसे आगे स्टेशन का टिकट दिया जाता है। और पता है आगे के स्टेशन का क्या नाम है? झूम झूम। ये सुनकर मैं और भी हैरान हो गया और जब अपनी जेब से टिकट निकाल कर देखा तो उसमें लिखा था झूम झूम। पूरी रात झोपड़ी में बिताने के बाद अगली सुबह जब मैं उन बाबा के साथ घूम घूम स्टेशन पर गया तो मेरे होश उड़ गए।
सच में वो एक बंद स्टेशन था और ना तो वहाँ कोई क्वार्टर था और ना ही कोई स्टेशन मास्टर। फिर जब मैं कलकत्ता वापस लौटा तो पता चला कि मेरे मामा की मौत 1 हफ्ता पहले ही हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।